हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आपके पास अर्थशास्त्र में सांख्यिकी बुक से लेसन 3 आंकड़ों का संगठन इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। इससे पहले सेकेंड चैप्टर आपने पढ़ा था, उसमें आंकड़ों का संग्रहण या संकलन कैसे करते हैं, और उसके अलावा आपने पढ़ा था जनगणना और प्रतिचयन के बीच में क्या अंतर होता है। अब इस लेसन में आप सीखेंगे कि जो आंकड़े आपने संग्रहित किए हैं उन्हें कैसे वर्गीकृत करते हैं, और जो अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उन्हें व्यवस्थित करना होता है ताकि उन्हें आसानी से आगे सांख्यिकी विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके। इसी संदर्भ में आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि कभी आपने कबाड़ी वाले या रद्दी से सामान खरीदने वाले को देखा है, जिसे आप अपना पुराना अखबार, टूटे फूटे घरेलू सामान, खाली कांच की बोतलें, प्लास्टिक बेचते हैं। वो आपसे इन चीज़ों को खरीदता है और उन लोगों को बेच देता है जो इनका पुनः इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी दुकान में अधिक कबाड़ के इकट्ठा होने से उसे अपना व्यापार चलाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो उन्हें उचित ढंग से व्यवस्थित ना करे तो वो इस स्थिति को सरल बनाने के लिए विभिन्न कबाड़ों का उपयुक्त समूह रखता है, यानी उनको वर्गीकृत करता है, जो इस लेसन में हम पढ़ाने जा रहे हैं। वो पुराने अखबार को एक साथ रस्सी में बांध कर रखता है। इसके बाद सभी खाली कांच की बोतलों को एक बोरे में रखता है। धातु के सामान का ढेर अपनी दुकान के कोने में लगाता है। फिर उनको लोहा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि के अलग अलग वर्गों में छांट कर रखता है। इस प्रकार वो अपने कबाड़ को विभिन्न वर्गों, अखबार, प्लास्टिक, कांच, धातु आदि में विभाजित करके व्यवस्थित करता है। जब उसका कबाड़ व्यवस्थित और वर्गीकृत हो जाता है तो खरीदार की मांग पर उसे सामग्री विशेष में खोज कर देने में आसानी हो जाती है। अगर वो इकट्ठा रखता तो क्या होता, किसी ने बोतल की मांग की है, वो सारे में ढूंढ रहा है, तो इतनी दिक्कत हो जाती। फिर इसी प्रकार विद्यालय में देखिए, पुस्तकों को एक विशेष क्रम में रखते हैं तो उनको संभालना आसान हो जाता है। आप लोग अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गई होंगी, तो अगर आपने लाइब्रेरी मैम से मांगा होगा कि हमें हिंदी की किताब चाहिए, तो हिंदी की किताब की अलमारी से, और कौन सी चाहिए वो उस खाने से निकाल के दे देंगी आपको। इतिहास की चाहिए तो आपको केवल ये करना है, इतिहास समूह में उस पुस्तक को खोजेंगी, है ना। अगर आप सारे विषय को एक साथ खोजेंगी तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस लेसन में हम आपको बता रहे हैं कि आंकड़ों का संगठन कैसे करते हैं। आंकड़ों का संगठन किसी विषय से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों को उपयुक्त विधियों द्वारा एकत्र करके व्यवस्थित रूप से संचित करना, जिससे कि उनका अध्ययन और विश्लेषण सरलता से किया जा सके, आंकड़ों का संगठन कहलाता है। अपरिष्कृत आंकड़े आरंभ में जब आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो कबाड़ के ढेर के समान है, अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए होते हैं, जिनमें से एक चित्र सूचनाओं को सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। परिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़ों के वर्गीकरण से पहले की स्थिति को दर्शाते हैं। अब आता है आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों को किसी गुण विशेष के आधार पर पृथक पृथक करना आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। जैसा कि अभी हमने उदाहरण में समझाया था आपको कि अखबार को अलग, बोतल को अलग, धातु के सामान को अलग। तो वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आधार को मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार में विभक्त किया जाता है: गुणात्मक वर्गीकरण, मात्रात्मक वर्गीकरण, कालिक वर्गीकरण, स्थानिक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण क्या है? वो है जो समस्या सेट के अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है। ये एक असंरचित खोजपूर्ण शोध पद्धति है जो अत्यधिक जटिल घटनाओं का अध्ययन करती है, जो मात्रात्मक अनुसंधान के साथ स्पष्ट करना असंभव है। हालांकि ये बात के मात्रात्मक अनुसंधान के लिए विचार या परिकल्पना उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है मात्रात्मक वर्गीकरण। मात्रात्मक या सांख्यिकी सूचनाओं पर आधारित होता है। ये सर्वेक्षण, संरचनात्मक साक्षात्कार, प्रेक्षण, रिकॉर्ड्स और रिपोर्टों की समीक्षा पर आधारित होता है। कालिक वर्गीकरण। अपरिष्कृत आंकड़ों को समय के अनुसार समूहित वर्गीकृत करना ही कालानुक्रमिक वर्गीकरण या कालिक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे वार्षिक आधार पे या मासिक आधार पे, साप्ताहिक आधार पे या दैनिक आधार पे। नेक्स्ट आता है स्थानिक वर्गीकरण।
परिष्कृत आंकड़ों का भौगोलिक सीमाओं के अनुसार वर्गीकरण स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। उदाहरण देश, राज्य, जिला, शहर आदि के आधार पर किया गया वर्गीकरण स्थानिक वर्गीकरण है। एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं: वर्गीकरण स्पष्ट होना चाहिए, विभिन्न वर्ग एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए, वर्गीकरण का आधार एक होना चाहिए, वर्गीकरण में स्थायित्व होना चाहिए, वर्गों अथवा श्रेणियों का आधार उपयुक्त होना चाहिए, वर्गीकरण व्यापक होना चाहिए, वर्गीकरण में परिवर्तनशीलता होना चाहिए। परिष्कृत आंकड़े ये अत्यधिक अव्यवस्थित होते हैं, प्रायः अति विशाल होते हैं, जिन्हें संभालना कठिन होता है। सार्थक निष्कर्ष निकालने में श्रम साध्य होते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। सांख्यिकी विधियों का इन पर प्रयोग संभव ही नहीं होता है। अपरिष्कृत आंकड़े चरों के प्रेषण से बनते हैं। इसके बाद चर आता है। ये दो तरह के होते हैं, संतत और विविक्त। चर क्या हैं? वे मूल्य जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है और जो संख्यात्मक रूप में मापे जा सकते हैं, उन्हें चर कहते हैं। अब संतत और विविक्त चर में भेद क्या है? संतत चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, जैसे 1, 2, 1/2, 3/4, √2, 1.732 आदि। जबकि विविक्त चर केवल निश्चित मान वाले हो सकते हैं, जैसे छात्रों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या आदि। तो बच्चों, आज हम इस लेसन में फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि नए नए वर्ड हैं, इसको सीखने में और समझने में आपको टाइम लगेगा। इसको जो है आप पॉइंट्स बना के नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ के पढ़िएगा। इसके आगे का वीडियो कल हम आपको समझाएंगे।